सो द फर्स्ट थिंग दैट वाज द ओपनिंग सेंटेंस, ठीक है बेटे। उसके बाद आपने जब बताना है हाइट इज दिस सेंटीमीटर, वेट इज दिस केजीज, I would like to plot it on the centile chart. Seems to be normal for his her age, but I would like to plot it on the centile chart. ये आपने लफ्ज कहना ही कहना है, ठीक हो गया। ओके उसके बाद जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग है, आपने बता दिया। स्क्रोटल एडिमा बैक का भी बता दिया, वो भी इसका बिल्कुल ठीक था। ओके जो मुझे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के ऊपर लगी ना, आपने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको इस तरह से देना है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। आपने कहा कि देयर इज पॉजिटिव फ्लूइड थ्रिल, मैं वहां पे स्टक की। मुझे नहीं याद कि आपने कहा कि देयर इज शिफ्टिंग डलनेस प्रेजेंट और नॉट। आपने इसका सिंपल डिस्क्रिप्शन ये देना है, देयर इज एविडेंस ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। जब आपने ये कहा तो मैंने ये समझ लिया कि दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। जब एग्जामिनर आपके सामने बैठा हुआ है, ही कैन सी कि पेशेंट, ये जो कैंडिडेट है दोनों मेथड्स कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक हो गया। ओके तो इसके बाद अम्बलाइकस की पोजीशन, वेन्स विजिबल और नॉट, ये भी आपने इसमें बताना है। अगर अगर वेन्स विजिबल है, फ्लो ऑफ वेन आपने कहना ही है, ठीक है। रीनल बायोप्सी हुई है या नहीं हुई, ये मैंने देखना है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने बताना है। Although आपने बिल्कुल ठीक कहा, there is no indication in this patient why he is frequent relapsers, but my patient currently is not having atypical features, but still that would be confirmed on your lab investigation too. What are those investigation? Your C3, your C4 level, your urine complete examination to look for hematuria. एक तो आपका लैब के क्लिनिकल आ गया ना, हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन क्लिनिकली भी जेंडर भी है और वो भी है। फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस की रीजन इसका मुझे लग रहा है कि इसकी जो है ना मतलब एजुकेशन नहीं है और वो अपना कॉम्प्लायंस उसका ठीक नहीं है। लेकिन अभी मेरी लैब इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, मैंने कॉम्प्लीमेंट लेवल भी देखना है, ठीक है। उसकी बेसिस के ऊपर आई विल, मैंने ये देखना नेफ्रोटिक का कोई भी बच्चा है, मैंने देखना लाजमी है कि इसकी रीनल बायोप्सी हुई है या नहीं हुई। मैंने हिस्ट्री पे भी इसका लाजमी पूछना ही है, ठीक हो गया। ठीक जी मैडम। अच्छा इसके बाद डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, गावर साइन जो एंड पे मुझे डिस्क्रिप्शन का लगा कि लाइक you described all things, then again the first you said there is generalized body swelling that is present here and here, then you at the end you again said there is no scrotal edema, ठीक है। तो आपने अपनी नहीं मैडम डिस्क्रिप्शन, मैंने बताया था एंड पे कि स्क्रोटल एडिमा है, वो हाँ मैंने दोबारा बता दिया था। वही ना एंड पे बताया था कि वो भी प्रेजेंट है, लेकिन आप एडिमा की जब डिस्क्रिप्शन है उसको ऊपर ही बताए ना, इकट्ठा रखे, कंबाइन यस रखे मैडम। उसको, वो सेग्रीगेट ना करें इस तरह से। ओके चेस्ट एग्जामिनेशन वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर गया है, इज दैट प्रेजेंट और नॉट, वो चीज अभी स्टिल ट्राई अपॉन द बेसिस ऑफ प्लूरल इफियन दैट इज प्रेजेंट, आपकी मैनेजमेंट ही चेंज हो जाती है, ठीक है। आपकी मैनेजमेंट ही चेंज हो यस जाती मैडम। है। और अगर मैं कंफ्यूज हूँ, लाइक अगर प्रेजेंट भी है, चेस्ट अल्ट्रासाउंड आपने बोला ही नहीं है। Chest यस X-ray मैडम। will tell you there is edema or consolidation. You will confirm the pleural effusion on the chest ultrasound. तो आपकी एक इन्वेस्टिगेशन चेस्ट अल्ट्रासाउंड भी बनती थी, ठीक हो गया। ओके डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मेक अ रूल फॉर द डिस्क्रिप्शन of the investigation, make a rule for the description of the management. There is always two types of the investigation, some is supportive and some is to the confirm my diagnosis. Okay, in this case, to confirm my diagnosis, I will सीरम एल्ब्यूमिन जिसने नहीं कहा, that is totally gross, आपके पास कुछ भी नहीं है, हाइपरल्ब्यूमिनीमिया है, that will give you a clue towards this one. The first investigation that is serum albumin, the second one is urine complete examination to look for UTI, okay, to look for hematuria, to look for proteinuria. The third one is by your protein creatinine ratio, okay. If someone says 24 hours urinary collection, yeah, that is very much okay, but that is difficult to collect in the child. So we will go for this spot urinary protein creatinine ratio. If that is more than 2, this is a case of nephrotic syndrome. Then again for cholesterol level, triglyceride levels and complement level को कभी भी नहीं भूलना। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, आपकी फॉलोअप के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और आपकी इन्वेस्टिगेशंस में ये
चीजें हैं to confirm my diagnosis of the nephrotic syndrome. Okay? Okay. चलें शाबाश बेटा जाएं go. Okay. This is to confirm my diagnosis, then the supportive labs. अब आप supportive labs में खुद ब खुद आ जाएं. मैं देख रही हूँ कहीं इसको फीवर है, इसको यूरिनरी कल्चर मैंने करवाना है, इसका मैंने ब्लड कल्चर करवाना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने हैं, मैंने आरएफटीज करवाने हैं. एटिपिकल को फीचर्स को देखने के लिए आरएफटीज जरूरी हैं. You will not speak like RFT, you will say renal function test. Okay, renal function test, serum electrolytes, blood culture, urine culture, chest X-ray, Montauk's test, and yes, just ultrasonography. That is very important in your case. Okay, resistant edema that is present, then we will go for the diuretics. ठीक है. अब इसमें कंफर्म करना था कि इसको रेजिस्टेंट वो है या नहीं है, फिर आप उसको में डायूरेटिक्स पूछना जरूर है. आपने इसके ट्रीटमेंट प्लान में डायूरेटिक्स, कोई आपको नेफ्रोटिक का केस लगा है, उसको एडीमा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उसको फिर नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू आस्क फॉर द सीरम एल्ब्यूमिन दैट वाज गिवन और नॉट, डायूरेटिक्स दे वर गिवन और नॉट, दे वर एडवाइज्ड और नॉट, रीनल बायोप्सी दैट वाज एडवाइज्ड और नॉट. ये चीजें पूछनी ही पूछनी है आपने. ओके. इसके बाद आ गया आपका ओके another lab that is usually done your thyroid function test. thyroid bonding globulins कम हो जाती है ना, एक्सक्रीट हो जाती है, विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है. तो ये आपकी कंफर्मेशन नहीं है, ये सपोर्टिव है. अगर आप इनको बोलते हैं या नहीं बोलते, इट्स यूजुअली डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर. ठीक है. विटामिन डी का लेवल कराना जरूरी नहीं है, लेकिन करवा लिया तो भी खराबी नहीं है. वाई दैट में बी एक्सक्रीटेड हो सकता है ना. ओके. देन वी विल गो टू द मैनेजमेंट में नेफ्रोटिक में जो पहला डिसीजन है दैट इज आई विल एडमिट द पेशेंट, आई विल गो फॉर ओपीडी मैनेजमेंट. जो पहली लाइन है इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यू विल डिसाइड, दिस इज योर डिसीजन, ओपीडी और एडमिशन. ये पहली लाइन है. आई विल एडमिट द पेशेंट, आई विल मेंटेन IV line, I will bracket vitals, I will take abdominal girth, daily blood pressure, abdominal girth monitoring and clinical examination. ठीक हो गया. फिर उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें मुझे नहीं पता वो नेफ्रोटी का केस है, मुझे नहीं पता वो एंडोक्राइनोलॉजी का केस है. व्हाई आई नो एंडोक्राइनोलॉजी, आई विल इन्वॉल्व एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. जो आपने नहीं बोलने, दैट इज न्यूट्रिशनिस्ट, दैट इज साइकोलॉजिस्ट, दैट इज साइकियाट्रिस्ट एंड सोशल वर्कर. 1 2 3 4 इन चारों को आपने हर किसी में बोलना है. बाकी डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर केस, यू विल इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट डिसिप्लिनरी discipline. Okay, next then comes general management and specific management. ठीक है. इसकी स्पेसिफिक मैनेजमेंट में क्या है, इंडक्शन थेरेपी एंड मेंटेनेंस थेरेपी. ठीक है. वो उसका वो आपने इसमें लफ्ज बोलने हैं इंडक्शन की, और जो भी इसकी मेंटेनेंस थेरेपी है डिवीजन में जो भी आपने बताना इसका. ठीक है. जो कंसर्न होगा किसी भी पेशेंट के लिए वो यही है, वुड यू लाइक टू गो फॉर second line alkylating agents? Is there any indication for the start of the alkylating agent in this case? Not in every, they're not talking about the book. They will ask you the management of this patient. Is there an indication for starting of the alkylating agent in your patient? इसको डिफेंड करें. क्यों आलिया, है इसमें कोई इंडिकेशन? No, madam. Okay, how can you say there is no indication? Madam, patient is always responding to steroids. Yeah, very And good. First of all, I will manage the patient according to the guidelines. I will counsel. इसमें management में क्या deficiency है? Patient is not properly managing the patient. I will properly counsel the patient, okay, and prepare him for the long-term follow-up of this case, for the proper management, for the proper compliance, and after that I will decide
Currently, there is no indication to start cell-coagulating agent in this your patient. This is the way to defend yourself, your patient. हो सकता है बाद में इसको पड़ जाए, but first of all, I will see the response of the steroids within 4 weeks. Okay? Then I will decide. ठीक हो गया, चलिए. There is always general management and specific management. इसकी बस यही है. Now, अब वाइवा क्वेश्चंस करें. मैडम इस पेशेंट की अमाउंट नहीं हुआ जब ये फर्स्ट टाइम हम्म किया है, तो इसको हम कैसे बताएंगे? अब उसने बता दिया कि मेरा एक्सरे हुआ था बच्चे का और ब्लड टेस्ट हुए थे और यूरिन टेस्ट हुआ था, लेकिन आपने से amount का पूछना नहीं है कि हुआ। उसकी स्किन के ऊपर कोई टीका लगा था, जिल्द के ऊपर कोई टीका नहीं लगा. मैडम, उस इसको मैं हिस्ट्री में कैसे एडजस्ट करूं, किस तरह बताऊं कि वो उसमें तो हम बस बता रहे हैं कि ये किया था, हम्म जब हम एग्जामिनर को बता रहे हैं हम्म तो उस वक्त उसको मैं कैसे बताऊं कि मोंटोक्स इसका नहीं हुआ था, नहीं या नहीं, फिर आपने ऐसे एग्जामिनर बताना. सुन जब मोंटोक्स मैं वाज नॉट. जब आपका ऑब्जर्व लॉन्ग केस होता है ना, तो एग्जामिनर सुन रहे होते हैं कि ये मोंटोक्स का पूछ रही हैं कि स्किन के अंदर कोई इंजेक्शन लगा या नहीं लगा, जिसको रीड किया गया था आफ्टर 48 to 72 आवर्स. वो आपने स्पेसिफिक मैसेज देना है ना कि मैं मोंटोक्स का ही पूछ रही हूँ. फिर आपने बताना है मोंटोक्स वाज ठीक है, नॉट गिवन टू दिस पेशेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टेरॉइड थेरेपी. ओके. ठीक What what are the late steroid resistant cases? है। अब ये कुछ Patient who do not पाए. respond to steroid therapy for 8 weeks. For 8 weeks. no, who are late steroid resistant. मैडम नहीं पता, ये steroid Okay. resistance का ही था। What is Remian? Patient who achieve whose body swelling is improved or um, urine protein urea nil or protein creatinine ratio less than 0.2 in 4 weeks of steroid. For how many days? It's said to have For 3 consecutive days. 3 consecutive days. Protein urea Okay. nil हो 3 consecutive days. Okay. Who are steroid dependent? 2 consecutive relapses while Okay. patient is on taking of steroids or within 2 weeks of stoppage of steroids. Stoppage of the steroids. Okay. What is permissible dose of the steroid? जी मैडम, permissible dose Of the steroid. 2 milligram per kg per day and maximum dose is 60 milligram. Okay. And what is minimum dose of the steroids that is given in the steroid dependent? 0.5 milligram per kg per day. What are the side effects of the levamisole? It is safe drug, no side. It's not having any side effects. कोई साइड इफेक्ट नहीं है. No. अच्छा. Agranulocytosis. What are the side effects of the MMF? Diarrhea. Diarrhea. Loose motion. Okay. Loose motion. Okay. What is mechanism of action of rituximab? Madam, they are immune modulators. Okay. There are multiple immune modulators. What is the specific mechanism of this drug? It's a monoclonal anti-CD20 antibody. Why do Madam, we use monoclonal? these anti-CD20? Why do we use these immune modulators in the nephrotic syndrome? Is that an autoimmune disease? No, it's not an autoimmune disease. Then why we use this immune modulator? For steroid resistant cases. What is the mechanism of action? Why we use this immune modulation in the nephrotic syndrome?
मैडम Okay. मुझे नहीं What are the immunological dysfunctions in nephrotic syndrome? What is pathophysiology of nephrotic syndrome? um, there is in nephrotic syndrome there could be uh, glomerular filtration barrier has three segments. It has basement membrane, pseudocyte, and endothelium. Main site of injury is the pseudocyte. Mhm. And when due to any immune or non-immune, due to any immune or non-immune insult to this pseudocyte, there is the effacement of the food processes, and there is leakiness in the slit diaphragms, and there is leakage of due to this there is leakage of protein in urine. Okay. So, what happens to immunology? There is increased in the interleukins 2, 3, and 4. Okay. जी मैम Just a minute. चलो, ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर आलिया।